नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि वह संपत्ति जिसके अंदर बहुत से पारिवारिक सदस्यों का अधिकार होता है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने पूरी संपत्ति पर कब्जा जमा कर उस संपत्ति को बिना बंटवारा किए आगे बेच दिया। अब जो दूसरे पारिवारिक सदस्य हैं जिनका उस संपत्ति के अंदर हिस्सा बनता था, वो डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से अपना हक वहां पर साबित करके अपना हिस्सा वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये चीज काफी ज्यादा रिलेटेबल है आजकल के मामलों में, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जब एक पारिवारिक सदस्य पूरी की पूरी संपत्ति पर एकल कब्जा करके बैठा रहता है, अपने नाम से म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड सभी में अपना नाम चढ़वा लेता है और फिर बिना बंटवारा किए ही दूसरों का हिस्सा भी आगे बेच देता है। अब दोस्तों, यहां पर क्या ये चीज लीगली वैलिड मानी जाएगी? क्या एक पारिवारिक सदस्य का लंबे समय तक कब्जे के अंदर ना रहना उसका नुकसान करा बैठेगा? ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कवर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आपकी भी कोई पारिवारिक संपत्ति है जिस पर किसी दूसरे भाई, किसी दूसरी बहन, चाचा ताऊओं का कब्जा है, वो ही उसको यूज में लेते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारी तरफ से अपलोड की गई वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको समझा दूं। कारण, जब कभी भी आप किसी संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं, किसी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताना चाहते हैं, तो सेक्शन 44 डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से ही ऐसा किया जाता है। तो सेक्शन 34 का एक प्रोवाइजो भी है जो आज की वीडियो में मैं आपको कवर करके देने वाला हूं। अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ध्यान देना होगा। ये कंसेप्ट के बाद ही जब हम आज की जजमेंट आपको क्लियर करेंगे, तब आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 34 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यह कहता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस एंड राइट, यानी कि कोर्ट की ये पावर कि वो किसी के फेवर में स्टेटस या उसका राइट डिक्लेयर कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा इसकी लैंग्वेज पर, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो हकदार है किसी लीगल कैरेक्टर का या फिर किसी लीगल राइट का किसी प्रॉपर्टी पर, में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक केस दाखिल कर सकता है। किस व्यक्ति के खिलाफ? डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट, जो उस व्यक्ति का अधिकार देने से मना कर रहा है या फिर उसका अधिकार ही नहीं बता रहा किसी पर्टिकुलर संपत्ति पर, तो जो यहां पर पीड़ित है वो एक सूट दाखिल कर सकता है। एंड द कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन मेक देयरिन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिक्लेरेशन दे सकता है कि वह व्यक्ति इसका हकदार है। यह चीज हमारी सेक्शन 34 आती है, जिसको डिक्लेरेशन सूट कहा जाता है। अब प्रोवाइजो इसका समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन, यानी कि कोई भी कोर्ट ऐसी डिक्लेरेशन नहीं करेगा जहां पर जो प्लेंटिफ है, जो केस करने वाला है, वो हकदार है फर्दर रिलीफ मांगने के भी, इवन दो वो वहां पर ऐसा नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट कभी भी उसके फेवर में डिक्लेरेशन नहीं करेगा। ये इसका प्रोवाइजो साफ साफ कहता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं मेरा संपत्ति पर किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर कब्जा कर लिया। अब
डिक्लेरेशन सूट के अंदर मैं सबसे पहले डिक्लेरेशन ही फाइल करूंगा कि मेरा इस संपत्ति पर मालिकाना हक है। आफ्टर दैट मैं बीच में अमेंड करते हुए उस पर पोजेशन की भी मांग करूंगा। देखिए, कब्जा मेरा वहां पर लेना अनिवार्य है। अब जानते हुए भी मेरा कब्जा लेना अनिवार्य है, मैं वहां पर पोजेशन की मांग नहीं करता, तो यानी कि मैं फर्दर रिलीफ लेने का हकदार था, कब्जा लेने का अधिकार रखता था, किंतु मैंने उसकी मांग नहीं की। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसके प्रोवाइजो को मीट नहीं कर रहा और अपोजिट पार्टी इस चीज का ऑब्जेक्शन लगाते हुए मेरा केस डिसमिस भी करा सकती है। सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट इसी को कहा जाता है और इसका प्रोवाइजो भी इसीलिए बराबर समझना बहुत अनिवार्य होता है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, डिक्लेरेशन सूट के बाद बात आती है हमारी साल 2023 की जजमेंट की। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि कब कब सेक्शन 34 इंप्लीमेंट करना अनिवार्य है। अब हम रेलिवेंट जजमेंट का केस टाइटल, केस के फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड और आखिरी में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेलिवेंट जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी, वो भी चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। प्रेजेंट जजमेंट का केस टाइटल है मनोरमा एंड अनदर वर्सेस सुधा एंड अदर्स। इसका सिविल रिवीजन नंबर देखिएगा 288 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 2 मई साल 2023। अब दोस्तों, यहां से आपको मैं केस के फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड क्लियर करूंगा। यह पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी जजमेंट को समझने के लिए। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में बात आती है तो प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को वापस क्लेम करने के लिए कोर्ट में एक सूट दाखिल करता है। उसका कहना है कि यह हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसको बिना बंटवारा किए, बिना हमारा शेयर दिए आगे ही बेच दिया गया है, जो प्रॉपर तरीके से इलीगल है। तो यहां पर उस पर डिक्लेरेशन सूट डाला गया है एंड परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई है। अब दोस्तों, इसी पर डिफेंडेंट का यह कहना है कि प्रेजेंट केस में यहां पर प्लेंटिफ का कभी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं रहा, तो परमानेंट इंजंक्शन पर जाने से पहले उसको रिलीफ ऑफ पोजेशन मांगना अनिवार्य था, यानी कि संपत्ति पर कब्जा करना अनिवार्य था। और जब ये चीज वो वहां पर क्लेम नहीं कर रहा तो सेक्शन 34 के प्रोवाइजो को मीट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके प्रोवाइजो साफ कहते हैं कि अगर प्लेंटिफ फर्दर रिलीफ का हकदार है और उसको ओमिट करता है, उसको नहीं मांगता, तो ये उसके प्रोवाइजो को मीट नहीं कर रहा। इस चीज को कहते हुए एक 7/11 की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने डाली गई है कि इस सूट को डिसमिस कर देना चाहिए। अब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके से रिजेक्ट होते हुए यहां पर पिटिशनर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वहां पर जाकर यही क्लेम किया जाता है पिटिशनर की तरफ से कि ये सेक्शन 34 के क्राइटेरिया पर मीट नहीं कर रही। उसका प्रोवाइजो फर्दर रिलीफ में साफ कहता है कि प्लेंटिफ अगर हकदार है, इवन दो अगर वो उसकी डिमांड नहीं कर रहा, ओमिट टू डू सो, तो वो वहां पर इसके प्रोवाइजो को मीट नहीं करता। अब इस चीज को यहां पर रिस्पॉन्स करते हुए रिस्पोंडेंट का कहना है कि बहुत सी लॉ जजमेंट है जहां पर यह कहा गया है कि पोजेशन ऑफ वन कुहियर इज कंसीडर इन लॉ एज द पोजेशन ऑफ अदर कुहियर्स, यानी कि कानून में यह माना जाता है कि अगर एक हमवारिस एक संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है तो बाकी हमवारिस भी उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, यानी कि एक के पोजेशन पर आने से कानून में हमेशा यही माना जाएगा कि बाकी भी कुहियर इस संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। और इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया। डिस्प्ले पर दिखाकर ये जजमेंट क्लियर कर दूं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम है एमडी मोहम्मद अली वर्सेस जगदीश कटीला। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर एक सूट ऑफ पार्टीशन है जहां पर जो प्रॉपर्टी है केवल एक कुहियर के कब्जे में है, तो ये हमेशा यही माना जाएगा कि वो बाकी कुहियर के बिहाफ से ही उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है। और यहां पर स्पेसिफिकली एक अलग से क्लेम मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं है कब्जे की। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून में तो यही माना गया है कि अगर एक कुहियर का कब्जा है तो बाकी कुहियर भी उस संपत्ति पर बैठे हैं। अब इस जजमेंट का रेफरेंस और अनेकों पॉइंट्स का रेफरेंस ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने रखा गया। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यही कहा कि लीगली यही माना जाना चाहिए कि प्रेजेंट केस में सभी कुहियर्स का पोजेशन है, और यह चीज भी साफ साफ प्लेंट में लिखी गई है कि यह हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसको बिना पार्टीशन किए ही आगे बेच दिया गया।
तो केवल 34 के इस प्रोवाइजो का रेफरेंस देते हुए 7/11 के अंदर इस जजमेंट को हम नहीं डिसमिस कर सकते, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और लीगली इसको यही माना जाएगा कि सभी कुहियर्स पोजेशन में वहां पर बैठे थे, और यहां पर इस पिटिशनर की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में आपको क्या क्लियर हुआ, ये कंक्लूजन आपको जानना जरूरी है कि अगर एक आपकी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, कोई कुहियर्स आगे उनके बच्चे संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठे हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि देखिए सर हमारा संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा है, हम या तो एडवर्स पोजेशन या फिर कब्जे के तहत मालिक बन चुके थे इसलिए हमने आगे बेच दिया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कानून में अगर एक कुहियर अकेला कब्जे में है तो सभी कुहियर्स वहां पर उस कब्जे में है, ये कंसीडर किया जाएगा। और सेक्शन 34 के रेफरेंस में अलग से पोजेशन की डिमांड करने की भी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों। ये चीज मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर करके दे दी है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।